अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने चैनल पर CS311 इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विसेज एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज उसी सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 6 इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हैंडआउट्स की जानिब और देखते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। हैंडआउट्स पर हम आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 में जो फर्स्ट टॉपिक कवर अप करने वाला है वो है एक्सपाथ। हम पढ़ेंगे कि ये एक्सपाथ क्या होता है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है XPath is used to navigate through elements and attributes in the XML document। XML document के अंदर, ठीक है, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के दरमियान नेविगेशन के लिए हम XPath को यूज़ करते हैं। XPath is a syntax for defining parts of an XML document। XPath एक ऐसा सिंटैक्स है जिसके ज़रिए हम XML डॉक्यूमेंट के तमाम तर पार्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इट यूजेस पाथ एक्सप्रेशंस टू नेविगेट इन द XML डॉक्यूमेंट्स। XPath पाथ एक्सप्रेशंस यूज़ करता है XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेविगेट करने के लिए। XPath कंटेन्स अ लाइब्रेरी ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, XPath के अंदर, ठीक है, हम कह सकते हैं एक लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस मौजूद होती है। ठीक है, XPath इज़ अ मेजर एलिमेंट इन XSLT। XPath एक मेजर एलिमेंट है XSLT के अंदर और XPath इज़ अ W3C रिकमेंडेशन और XPath एक W3C रिकमेंडेशन भी है। XPath uses path expression to select nodes or node sets in XML document। XPath एक ऐसा पाथ एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम नोड्स और नोड सेट्स को XML डॉक्यूमेंट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। XPath इज़ अ मेजर एलिमेंट इन XSLT स्टैंडर्ड। XPath एक मेजर एलिमेंट है XSLT के स्टैंडर्ड्स के अंदर। ठीक है, विदाउट XPath नॉलेज यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट XSLT डॉक्यूमेंट्स। XPath की नॉलेज के बगैर आप इस काबिल नहीं हो सकते कि आप XSLT के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करें। ओके, यहाँ नीचे देखें लिखा हुआ है XPath is also used in Xquery, Xpointer and Xlink। XPath को आप Xquery, Xpointer और Xlink के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये डायग्राम में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है XPath और Xquery। ठीक है, फिर हम इसका मतलब ये कि XPath को आप Xquery के अंदर यूज़ कर सकते हैं, XPath को Xpointer के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और XPath को आप Xlink के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और XPath, ठीक है, itself is a major element of XSLT standard। ओके, ये वाला जो हमने XPath वाला पैराग्राफ पढ़ा है ना, ठीक है, इस पैराग्राफ में जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले पॉइंट्स हैं ना, वो पहले तो आप उन्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें और फिर उसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। ठीक है, ये डायग्राम आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप इसे करें या ना करें, क्योंकि ये डायग्राम वाली ये बात हमने ना यहाँ पर एक लाइन में डिफ़ाइन कर दी है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप बेशक इस डायग्राम को करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास Xlink। अब हम पढ़ेंगे कि ये Xlink क्या होता है। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है XML लिंकिंग लैंग्वेज। Xlink क्या होता है? XML लिंकिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, और Xlink इज़ एन XML मार्कअप लैंग्वेज एंड W3C स्पेसिफिकेशन, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि Xlink एक XML मार्कअप लैंग्वेज है और W3C स्पेसिफिकेशन भी है। डैट प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर क्रिएटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स विद इन XML डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है XML डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट करने के लिए एंड एसोसिएटिंग मेटा डेटा विद दोज लिंक्स, और हम इन लिंक्स के साथ मेटा डेटा भी एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द Xlink। Xlink के हवाले से हमें यहाँ नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हम इन्हें लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है Xlink इज़ अ शॉर्ट फॉर द XML लिंकिंग लैंग्वेज। Xlink शॉर्ट फॉर्म है किसकी? XML लिंकिंग लैंग्वेज ही। Xlink इज़ अ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग हाइपर लिंक्स इन XML डॉक्यूमेंट्स। Xlink एक ज़ुबान है जिसके ज़रिए हम XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर हाइपर लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, Xlink इज़ सिमिलर टू HTML लिंक्स। Xlink बिल्कुल HTML लिंक्स की तरह ही होता है। ठीक है, बट इट इज़ अ लॉट मोर पावरफुल। लेकिन Xlink एज़ कम्पेयर टू HTML लिंक्स, ठीक है, ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, Xlink सपोर्ट्स सिंपल लिंक्स एंड एक्सटेंडेड लिंक्स। Xlink सिंपल लिंक्स और एक्सटेंडेड लिंक्स दोनों को सपोर्ट करता है। विद Xlink लिंक्स कैन बी डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द लिंक्ड फाइल्स। Xlink के ज़रिए आप लिंक्स को लिंक्ड फाइल के बाहर भी डिफाइंड कर सकते हैं। Xlink इज़ अ W3C रिकमेंडेशन और Xlink भी W3C की ही रिकमेंडेशन है। ओके, Xlink के पैराग्राफ में से जो करने वाले आपके पॉइंट्स हैं ना, ठीक है, अब हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई इसकी, और इन तमाम तर पॉइंट्स को आप कर लें। ठीक है, हो सकता है ये पॉइंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें। Xlink के पैराग्राफ में से ये एक डेफिनेशन होगी Xlink की, और ये उसके, ठीक है, ये कुछ 6 इसके लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से कोई 4-5 कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है Xlink एट्रीब्यूट। अब हम
एक्स लिंक के अंदर हमें जो एट्रीब्यूट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में अब हम लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ नीचे टेबल के अंदर ठीक है हमें एट्रीब्यूट का नाम दिया गया होगा, आगे उसकी वैल्यू डिफाइन होगी और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद होगी। ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं और ये एट्रीब्यूट के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें दी गई है। इनको अब हम गो थ्रू करते हैं। एक्स लिंक के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट होता है उसका नाम होता है एक्चुएट, और एक्चुएट एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू रख सकते हैं ऑन लोड, ऑन रिक्वेस्ट, अदर और नन। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ हम एक्चुएट एट्रीब्यूट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सेबल डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक एक्स लिंक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है एक्चुएट और उसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ की पास कर रहे हैं ऑन लोड, तो इस एट्रीब्यूट का हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखें, ऑन लोड अगर आप वैल्यू पास करते हैं ना एक्चुएट एट्रीब्यूट को, तो उसका हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो ये लिखा हुआ है, द रिसोर्स शुड बी लोडेड एंड शोन व्हेन द डॉक्यूमेंट लोड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ठीक है कोई रिसोर्स लोड करना चाहते हैं तो वो लोड हो जाएगा, लेकिन वो तब दिखाया जाएगा जब आपका एक्सएमएल डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक्चुएट एट्रीब्यूट के अंदर उसकी आगे से वैल्यू पास करते हैं ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, इस एट्रीब्यूट का हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब वो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये डिफाइन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है द रिसोर्स इज़ नॉट रीड और शोन बिफोर द लिंक इज क्लिक्ड। अगर आप अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ठीक है एक्स लिंक एट्रीब्यूट पास करते हैं जिसका नाम है एक्चुएट और वैल्यू आप उसे आगे से असाइन करते हैं ऑन रिक्वेस्ट, इस एट्रीब्यूट का हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट पर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में कोई रिसोर्स लोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो रिसोर्स ठीक है रीड भी नहीं किया जाएगा और शो भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक कि आप उसके लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कर देते। ठीक है, अब हम आगे इसका सेकंड एट्रीब्यूट देखते हैं। एक्स लिंक का जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो href और उसकी वैल्यू हम आगे से कोई भी यूआरएल रखते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइज यूआरएल टू लिंक टू। ठीक है, पीछे हमने काफ़ी ज़्यादा हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं। ठीक है, और उन प्रैक्टिकल्स में आपको पता है ये href एट्रीब्यूट हमने बहुत मरतबा हमने यूज़ किया, जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक यूआरएल इसको असाइन कर देते थे। ठीक है, और वो स्पेसिफिक यूआरएल आपको पता है किसी या तो वो किसी फाइल का होता था, किसी वेबसाइट का होता था। ठीक है, हम उस पर क्लिक करते हैं, अगर हम डायरेक्टली उस यूआरएल पे क्लिक करें, आपको पता है वो यूआरएल हमें अपने करंट लोकेशन वाली जगह पर ले जाता है। ठीक है, इसी तरह एक्स लिंक का जो आगे से थर्ड एट्रीब्यूट हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद है वो है शो, जिसके अंदर हम उससे वैल्यू पास कर सकते हैं एम्बेड, न्यू, रिप्लेस, अदर और नन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक एंड डिफॉल्ट इज रिप्लेस। इसका मतलब क्या है इस एट्रीब्यूट का, इसको समझते हैं। अगर आपके पास एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है और उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर आपने एक्स लिंक का शो एट्रीब्यूट यूज़ किया है और उसे आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ही अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रखा है, अब शो एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लेस होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपके पास ये शो एट्रीब्यूट ठीक है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ भी एक्सिस्ट करते हैं और उसी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कोई लिंक भी मौजूद है। ठीक है, वो लिंक किसी वेबसाइट का हो सकता है, किसी फाइल का हो सकता है, कोई भी लिंक हो जाए। ठीक है, अब देखें, अगर आप शो एट्रीब्यूट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ही अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में रखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही वो जो लिंक हमारे पास एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद था, ठीक है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो लिंक जब ओपन होगा ना, ठीक है, वो पहले वाले एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लेस होकर ओपन हो जाएगा। वो रिप्लेस होकर ओपन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो शो एट्रीब्यूट था ना जिसे हमने अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर रखा था, ठीक है, हमने उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ही गो थ्रू किया था। इस वजह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम शो एट्रीब्यूट की रखते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी लिंक मौजूद है, उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो लिंक विद इन सेम एक्सएमएल फाइल ठीक है ओपन हो जाता है। ठीक है, और वो ओपन किस सूरत में होता है, रिप्लेसमेंट की सूरत पर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर ये जो शो एट्रीब्यूट है, ठीक है, अगर हम इसके अंदर हम ये वैल्यू पास कर देते हैं एम्बेड, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास वही सेम एग्जांपल हम लेंगे, एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मौजूद है उसके अंदर हमने एक्स लिंक का एट्रीब्यूट शो पास किया है और उसकी वैल्यू हमने उसे आगे एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने असाइन की है एम्बेड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिंक मौजूद है, ठीक है, शो एट्रीब्यूट के अगर हमने उसी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर वैल्यू हमने असाइन की हुई है एम्बेड, इसका मतलब ये है जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो वो लिंक क्या होगा, ओपन होगा विद इन सेम एक्सएमएल फाइल। ठीक है, उसी एक्सएमएल फाइल के अंदर ही वो लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस वगैरह नहीं होगा, एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, उसी के अंदर ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम
एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट रखते हैं जिसका नाम है शो, ठीक है, और आगे से हम उसे असाइन कर देते हैं वैल्यू न्यू, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी लिंक मौजूद है और उस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, एक्स लिंक का एट्रीब्यूट शो अपने साथ वैल्यू कैरी करता है न्यू, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वो लिंक जैसे ही क्लिक होगा ना, ठीक है, वो एक न्यू टैब में ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। ना ही वो इम्बेड होगा, ना ही वो रिप्लेस होगा, बल्कि वो न्यू टैब में ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। आगे से देखें, एक्स लिंक का जो हमारे पास आगे से फोर्थ एट्रीब्यूट है वो है टाइप, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द लिंक। ये टाइप एट्रीब्यूट बस हमें ये बता देता है कि जो हम लिंक पास कर रहे हैं वो कौन सी टाइप का है, ठीक है। क्या वो सिंपल है, क्या वो स्टैंडर्ड लिंक है, क्या वो लोकेटेड लिंक है, क्या वो आर्क है, रिसोर्स है, टाइटल है, क्या है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लिंक की टाइप बता देता है, ठीक है। अब इस टेबल में हमने जितने भी ये एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं ना, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्टर का। अब हम देखते हैं कि ये एक्सपोर्टर क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्टर इज़ अ सिस्टम फॉर एड्रेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ एक्सएमएल बेस्ड इंटरनेट मीडिया। एक्सपोर्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम एक्सएमएल बेस्ड इंटरनेट मीडिया के तमाम तरह कंपोनेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर लैंग्वेज इज डिवाइडेड अमंग 4 स्पेसिफिकेशन। एक्सपोर्टर की जो लैंग्वेज है वो 4 स्पेसिफिकेशन के दरमियान डिवाइड है, ठीक है। उसमें से फर्स्ट स्पेसिफिकेशन कौन सी है, अ फ्रेमवर्क, ठीक है, विच फॉर्म्स द बेसिक्स फॉर आइडेंटिफाइंग एक्सएमएल फ्रैगमेंट्स। फ्रेमवर्क एक ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो कि बेसिक्स बनाती है सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल फ्रैगमेंट्स को समझने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, ठीक है। फ्रेमवर्क एक ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो कि बेसिक्स बनाती है एक्सएमएल फ्रैगमेंट्स को पहचानने के लिए, ठीक है। सेकंड स्पेसिफिकेशन इसी तरह हमारे पास आ जाती है पोजीशन एलिमेंट एड्रेसिंग स्कीम। थर्ड स्पेसिफिकेशन हमारे पास है अ स्कीम फॉर नेम स्पेसेस। और फोर्थ स्पेसिफिकेशन हमारे पास कौन सी है, अ स्कीम फॉर एक्सपाथ बेस्ड एड्रेसिंग, ओके। यहाँ आगे देखिए लिखा हुआ है देयर इज़ नो ब्राउज़र सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर। ब्राउज़र डायरेक्टली एक्सपोर्टर को सपोर्ट नहीं करता, या आप इस तरह कह सकते हैं कि ब्राउज़र के अंदर एक्सपोर्टर सपोर्ट मौजूद ही नहीं होता, ठीक है। बट एक्सपोर्टर इज़ यूज्ड इन अदर एक्सएमएल लैंग्वेजेस। लेकिन एक्सपोर्टर को हम दूसरी एक्सएमएल लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के हवाले से अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गो थ्रू करेंगे। उनमें से फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्टर इज़ अ शॉर्ट फॉर एक्सएमएल पॉइंटर लैंग्वेज। एक्सपोर्टर शॉर्ट फॉर्म है किसकी, एक्सएमएल पॉइंटर लैंग्वेज की। एक्सपोर्टर यूजेस पाथ एक्सप्रेशन टू नेविगेट इन द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक्सपोर्टर पाथ एक्सप्रेशन यूज़ करता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेशन के लिए, ठीक है। एक्सपोर्टर इज़ अ W3C रिकमेंडेशन। एक्सपोर्टर भी एक W3C रिकमेंडेशन है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एक्सपोर्टर वाला पैराग्राफ है ना, ये आपने सारा करना है, ठीक है। ये ऊपर देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। हो सकता है ये डेफिनेशन आपको अलग शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछ लें और ये पॉइंट्स आपको एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछ लें, ठीक है। इस वजह से ये मुकम्मल पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 6 से कंप्लीट हो जाता है। अब इंशाल्लाह ताला अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।